तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। डन। अब देखो, ये सेंटर ऑफ मास का एक प्रॉपर्टी है और इसको हम स्टडी करने वाले, ये हमारा क्लास 11 चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन से है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, हमने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी पढ़ के रखा है। जब हमने वो जो दो पार्टिकल सिस्टम था ना, जब मैंने दो पार्टिकल लिया था, फिर मैंने उसका जब मोमेंट क्रिएट निकाला था, तो मैंने एक बार सेंटर ऑफ मास को एक बार ऑरिजिन मान के मोमेंट कैलकुलेट करवाया था। तो सेंटर ऑफ मास को जब हम ऑरिजिन मान रहे थे तो टोटल सिस्टम का मोमेंट कितना आ रहा था? 0 आ रहा था, क्योंकि हमें पता है सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा होता है। तो हमें ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी पता है, तो इसको रिकैप के लिए बगल में लिख लेंगे। अभी एक और प्रॉपर्टी की बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में, उसका मोशन के टाइप में होता है। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ज़ीरो। ये ज़ीरो होता है कब? व्हेन वी कंसिडर, जब हम कंसिडर करते हैं क्या? ऑरिजिन एज आ सेंटर ऑफ मास। जब हम क्या करते हैं, मोमेंट क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट होता है वो 0 आ जाता है जब हम क्या कंसीडर करते हैं कि ऑरिजिन को एज ए सेंटर कंसीडर करते हैं। तो हमने लिखा भी था कि m1 r1 प्लस m2 r2। जब मैंने इसको 0 मान लिया था, तो क्या आएगा? कैपिटल M R आएगा। R को मैंने क्या ऑरिजिन को 0 मान लिया था, तो ये 0 नहीं याद आ रहा है तो एक बार वीडियो देख लो, पुराना वाला वीडियो है, काफ़ी पुराना रहेगा वो। m2 r2 = 0, ये हमने ऑलरेडी करके रखा है। ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर हम ऑरिजिन को क्या बोलते हैं, अगर हम सेंटर ऑफ मास को ऑरिजिन पकड़ लेंगे तो हमारा मोमेंट 0 आने वाला है, क्योंकि वो मूव ही नहीं करता है। तो मोमेंट का फ़ायदा है क्या? नो मोमेंट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा मास का उसके ऊपर। अब हमें दूसरा चीज़ को स्टडी करना है। तो ये आपने इसको बॉम्ब एक्सप्लोशन से समझा होगा, तो इसको थोड़ा बेटर वे में समझने के लिए थोड़ा अर्थ का सिस्टम लेते हैं। अब देखो, ये जो अगर मैं बात करूँ, ये हमारा अर्थ है। डन। ये हमारा अर्थ और ये हमारा मून है। फिर बॉम्ब को भी बात करेंगे। चलो, अर्थ, ये मून। अब देखो, अब तुम बताओ, क्या मून अर्थ के अराउंड में घूमता है कि अर्थ मून के अराउंड में घूमता है? ये बहुत ही एक अनोखा सवाल। जब हम लोग अर्थ में खड़ा होता है ना, तब हमें दिखता है मून हमारे ऊपर घूम रहा है। वही जब तुम मून में खड़ा हो जाओगे, तुमको क्या दिखेगा? कि अर्थ घूम रहा है उसके साथ में। तो असल में होता क्या है, अब देखो, ए अर्थ, एक मून, दो पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक क्या हो गया? एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल बन गया ना, क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास होगा, ये मान लेते सेंटर ऑफ मास। तो ये मेरा कुछ कहानी है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, डन, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। अगर मैं इसको मानूँ अर्थ, नीचे वाला अर्थ, ऊपर वाला मून, तो हैवी बॉडी के पास सेंटर ऑफ मास नज़दीक आ जाता है ना। तो ये क्या कर रहा होता है? ये लोग ऐसे घूम रहे होते हैं आपस में। ये लोग कैसे घूम रहे होते हैं? ऐसे घूम रहे होते हैं आपस में। आइडिया मिला? ये लोग ऐसे आपस में घूम रहे होते हैं। क्या हमें बात समझ आया? अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा और बढ़िया से समझाने के लिए मैं यहाँ पे सन को ले लेता हूँ, क्योंकि सन के अराउंड तो सब रख के घूमते हैं। अब देखो, जब ये मून और अर्थ जब सर के अराउंड में घूम रहा होता है, तो देखना ये लोग आपस में, देखो ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास काफ़ी नज़दीक में, अर्थ के नज़दीक में, तो वे लोग ऐसे घूमेंगे, ऐसे रोटेशन काटते रहेंगे और साथ ही साथ में क्या करते रहेंगे? सन को भी चक्कर लगाएंगे। तो अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूँगा? तो अभी मून यहाँ पे, अर्थ यहाँ पे, कुछ देर बाद मून का चल जाएगा, मून चले जाएगा यहाँ पे, अर्थ चले गया, समझो ये पीछे। डन। ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है। अभी भी इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। डन। उससे और थोड़ा देर बाद यहाँ आ गया मून, यहाँ पहुँच गया अर्थ। डन। अभी भी इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स चालू है। डन। अभी अगर तुम देखो, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, ये जो सेंटर ऑफ मास जो यहाँ पे था ना, सॉरी गलती हो गई, ये जो सेंटर ऑफ मास जो यहाँ पे था, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन देखो चेंज नहीं हुआ है। ये क्या है? एक ही लाइन पे है, बशर्ते ये लोग यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। वो क्या हो रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। यही है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी सेंटर ऑफ मास के बारे में। जब मोशन होता है ना सेंटर ऑफ मास का, तो वो चेंज नहीं होता है। तो यही है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। ऐसे घूमते रहेगा, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। और जो सेंटर ऑफ पोजीशन का, ये जो सेंटर ऑफ मास का जो लाइन होता है ना, इसी को हम बोलते हैं ऑर्बिट। इसी को बोलते हैं ऑर्बिट, या फिर आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो भी बोलना है, इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। तो इसका सेकंड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये कहता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम remains
अनचेंज ड्यूरिंग द मोशन। जब ये मूव कर रहा होता है तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होता है। डन। ये था अपना सस्ता एग्जाम्पल। अभी एक बुक का, अभी जो हमने जो एनसीईआरटी बुक में दिया है उस एग्जाम्पल को देखते हैं एक बार। तो एनसीईआरटी बुक में कुछ ऐसा दिया है। तो ये हमारे पास, मैंने यहाँ पे एक बॉम्ब को थ्रो किया। डन। मैंने यहाँ से इस डायरेक्शन में मैंने एक बॉम्ब को थ्रो किया। अब हुआ क्या, बॉम्ब यहाँ जाने के बाद बॉम्ब फट गया। जब ये बॉम्ब फटेंगे तो बॉम्ब से पार्टिकल्स निकलेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल्स निकलेंगे, कुछ आगे कुछ पीछे, ये रहा कुछ ऐसे, कुछ नीचे जाएंगे, ऐसे कुछ नीचे जाएंगे। तो अभी अगर तुम देखो, क्या एट ए मोमेंट एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के जैसा बिहेव कर रहा है ना। तो जब मैंने इसका सेंटर ऑफ मास निकाला, मैंने इन सारे पार्टिकल्स को कंसिडर किया, एक ओरिजिन लिया, लेके इसका सेंटर ऑफ मास निकाला, तो मुझे पता चला इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ आ रहा है। डन। ये हुआ कुछ 1 सेकेंड में। अभी 1 सेकेंड बाद पार्टिकल फिर से डिस्प्लेस कर गया होगा, पार्टिकल कहीं और गिर गया होगा। मतलब देखो, जब फटा होगा ना 1 सेकेंड में, यहाँ पे पार्टिकल था तो तब इसका सेंटर ऑफ मास ए आया। 1 सेकेंड बाद पार्टिकल कहीं और चले गया होगा, कुछ ऐसे ऐसे आ गए होंगे पार्टिकल्स। डन। अब जब ये पार्टिकल यहाँ चले गए, फिर जब मैंने इन सारे पार्टिकल्स को, इनको जब मैंने फिर से जब कंसिडरेशन में लिया, लेके जब मैंने इनका सेंटर ऑफ मास निकाला, तो मुझे कुछ यहाँ पता चला। फिर वही 1 सेकेंड में यहाँ सेंटर ऑफ मास था, जब ये अलग अलग पार्टिकल्स का जो चीथड़े उड़े थे उनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था। 1 और सेकेंड बाद जब मैंने यहाँ पे पार्टिकल्स आ गए थे तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था। 1 और सेकेंड मतलब 3 सेकेंड बाद पार्टिकल्स मान लो यहाँ आ गए, आगे पीछे बहुत जगह जाएंगे। तब मैंने जब इन पार्टिकल्स को लिया और जब इनका सेंटर ऑफ मास निकाला, तो मुझे पता चला कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ रहा है। तो अगर तुम देखोगे तो सेंटर ऑफ मास क्या फॉलो कर रहा है, एक ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है। समझ रहे हो ना, जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। ये ट्रैजेक्टरी का पोजीशन है ना, ये यहीं पे रहेगा, बशर्ते पार्टिकल्स यहाँ वहाँ चले जाए, लेकिन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होता है, चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द मोशन। एग्जाम्पल बुक में दिया गया। तो यही है 2 मेन फंडा जो आपको याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास के बारे में। इसका जो 2 मेन प्रॉपर्टी है, पहला है कि क्या होता है, मोमेंट ऑफ मास है, सॉरी, मोमेंट ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0 व्हेन वी कंसिडर ऑरिजिन एज ए सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जब हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम मोमेंट निकालेंगे, दैट इज m इंटू आर, ऑरिजिन को सेंटर कंसिडर करके, तो वहाँ पे मोमेंट, वहाँ पे क्या आएगा, बाकी सारा पार्टिकल का मोमेंट क्या 0 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करता है। जब मूव ही नहीं करता है तो भाई उसका क्या ही मास में इफेक्ट रहेगा। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, जब एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव कर रहा होता है या फिर रोटेशन कर रहा होता है, डन है, रोटेशन या फिर मोशन में है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज नहीं होता है। इस केस में रोटेट कर रहे थे और इस केस में तो ऐसे ही जा रहे थे, चीथड़े उड़ रहे थे या हुआ। लेकिन दोनों केस में अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव कर रहा है, देखो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल था, ये मूव कर रहा है ना, एक्सपैंड हो रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है। यही इसका सेकंड प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको ये फंडा क्लियर हुआ कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।